सम्मानित शिक्षक साथियों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव 2022 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के माध्यम से निर्वाचन संपन्न कराने हेतु जानकारी प्राप्त करेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बनी रहिए। एवं आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेगी। एवं चैनल को लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिए। साथियों, जैसा कि निर्वाचन से संबंधित जानकारियां बहुत आवश्यक है, जिससे हमें जो है किन किन विषय में सावधानी रखना है, तो इससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी यहाँ विशेषज्ञों के द्वारा निर्माण की गई है, उसी का हम अवलोकन इस वीडियो में करेंगे। आइए वीडियो को अंत तक देखें। प्रश्न क्रमांक 1 देखें तो निर्वाचन हेतु कौन कौन सी सामग्री के संख्याक नोट करना आवश्यक है। इसमें उत्तर दिया हुआ है, समस्त पदों के निर्वाचन हेतु प्राप्त मतपत्रों, मतपेटी एवं पीओ बुकलेट के संख्याक नोट करना आवश्यक है। प्रश्न दूसरा है, फोटोयुक्त मतदाता सूची के साथ साथ कौन सी सूची यह संलग्न होती है। इसका उत्तर है, फोटोयुक्त मतदाता सूची के साथ अनुपूरक सूची, परिवर्धन, संशोधन, निरसन एवं एएसडी सूची संलग्न होती है। प्रश्न तीसरा है, निर्वाचन कार्य हेतु कितने प्रकार की सीलें प्रदाय की जाएगी। इसमें उत्तर है, निर्वाचन कार्य हेतु निम्न सील प्रदाय की जाएगी। नंबर 1, मतपत्र के पीछे लगने हेतु सुवेदक सील, पंच सरपंच पद हेतु एवं जनपद जिला सदस्य पद हेतु। दूसरे नंबर पर देखेंगे, मतपत्र पर लगने हेतु रबड़ की सील, घूमते तीरों वाली सील जिसको कहते हैं। नंबर 3 में पीठासीन अधिकारी की सील। नंबर 4 में प्राधिकृत अधिकारी की सील, गणना के समय लगने वाली सील जिसको हम कहते हैं। 5वां है, प्रतिक्षेपित खारिज मतपत्र हेतु एक सील मिलेगी। 6वें नंबर में धातु पीतल की सील। 4थे नंबर के प्रश्न में देखेंगे, पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला सदस्य के मतपत्र किस रंग के होंगे। उत्तर में देख लेंगे, पंच के लिए सफ़ेद, सरपंच के लिए नीला, जनपद सदस्य के लिए पीला और जिला सदस्य के लिए गुलाबी रंग के मतपत्र होंगे। प्रश्न 5 है, मतदान केंद्र के बाहर नोटिस बोर्ड पर कौन कौन सी सूचनाएं प्रदर्शित की जानी आवश्यक है। उत्तर में लिख देंगे, नोटिस बोर्ड पर निम्न सूचनाओं को प्रदर्शित करना आवश्यक है। नंबर 1, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रारूप 8 का, 8 खा, 8 घा और 8 घा। ये जो है ये 4 सूचियाँ बाहर जो है नोटिस बोर्ड पर लगी होना चाहिए। नंबर 2 में मतदान की तिथि एवं समय। नंबर 3, केंद्र का नाम एवं संख्या। नंबर 4 में निर्वाचन क्षेत्र का ब्यौरा, सम्मिलित वार्ड के नंबर। नंबर 5 में मोबाइल फ़ोन एवं धूम्रपान निषेध की सूचना। नंबर 6 में प्रदत्त अन्य सूचना जो प्रदाय की गई हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, मतदान केंद्र पर मत प्रकोष्ठ पोलिंग कंपार्टमेंट कितने बनाए जाएंगे। उत्तर में देखेंगे, प्रत्येक मतदान केंद्र पर निर्वाचन हेतु 2 मत प्रकोष्ठ बनाए जाएंगे। नंबर 1, पंच सरपंच हेतु। नंबर 2, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य हेतु। ये इस प्रकार से 2 पोलिंग कंपार्टमेंट बनाए जाएंगे, क्योंकि इसमें दोनों में अलग अलग एक एक पेटी होगी। यहाँ हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 7, निर्वाचन की प्रक्रिया में कौन कौन सी महत्वपूर्ण सामग्रियाँ मतदान दल को प्रदाय की जाएगी। तो सामग्रियाँ देखें हम कौन कौन सी प्रदाय की जाएगी। उत्तर में, निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न कराने हेतु मतदान दल को निम्न
सामग्रियां सौंपी जाएगी। नंबर 1 मत पेटी एवं पुसर। नंबर 2 में मतपत्र पदवार पृथक पृथक। नंबर 3 में निर्वाचक नामावली की प्रतियां 2। नंबर 4 में विभिन्न कार्य हेतु सीलें। नंबर 5 में अमिट स्याही की शीशी। नंबर 6 में पीओ बुकलेट। नंबर 7 में पीओ लीफ लेट। नंबर 8 में फाइल फोल्डर। नंबर 9 में विभिन्न प्रकार के लिफाफे। नंबर 10 में देखेंगे पीठासीन पुस्तिका। नंबर 11 में स्टाम्प पैड। इतनी सामग्रियाँ जो है मतदान दल को प्रदान की जाएगी। प्रश्न और 12 में देखेंगे अन्य सामग्री सफ़ेद थैली, चपड़ी, मोमबत्ती, अल्पिन, स्केल, कार्बन, पेन, कोरे कागज़, धागा, सुतली, माचिस आदि ये जो है सामग्री जो है सब मतगणना के बाद पैक करने हेतु इन सामग्रियों को दिया जाएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 8 देखें, पीओ बुकलेट एवं पीओ लीफलेट में क्या अंतर है। तो पीओ बुकलेट इनमें उन प्रारूप प्रपत्र परिशिष्ट को समाविष्ट किया गया है जो पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान केंद्र पर भरे जाकर मतदान समाप्ति उपरांत रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा कराए जाते हैं। ये है पीओ बुकलेट। अब पीओ लीफलेट क्या है, तो इसमें मुख्य रूप से उन प्रारूप प्रपत्र और परिशिष्ट को समाविष्ट किया जाता है जो पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान केंद्र पर उपयोग में लाने से समाप्त हो जाते हैं। यह है पीओ लीफलेट। अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 9, निर्वाचन अभिकर्ता एवं मतदान अभिकर्ता में क्या अंतर है। निर्वाचन अभिकर्ता, उत्तर में देखेंगे निर्वाचन अभिकर्ता पूरे निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित होता है तथा उसे अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त किया जाता है। निर्वाचन अभिकर्ता पूरे निर्वाचन क्षेत्र का एक ही होता है। मतदान अभिकर्ता केवल मतदान केंद्र से संबंधित होता है जिसे अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा नियुक्त किया जाता है। मतदान अभिकर्ता अलग अलग मतदान केंद्र के लिए अलग अलग होते हैं। प्रश्न 10 है, मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति मतदान केंद्र पर किस प्रकार की जाती है। तो मतदान अभिकर्ता उसी मतदान क्षेत्र का निवासी एवं मतदाता होना चाहिए। मतदान अभिकर्ता के पास मतदाता परिचय पत्र आवश्यक रूप से होना चाहिए। मतदान अभिकर्ता प्रारूप 10 में अपना नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर होंगे। पीठासीन अधिकारी आरओ द्वारा उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर से उसका मिलान करेगा एवं मतदान अभिकर्ता से अपने समक्ष प्रारूप 10 में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर प्राप्त कर पास जारी कर नियुक्त करेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 में देखेंगे, एक अभ्यर्थी कितने मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। तो प्रत्येक अभ्यर्थी प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए एक मतदान अभिकर्ता और 2 अवमुक्त अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है, किंतु एक समय पर एक ही मतदान अभिकर्ता मतदान केंद्र के अंदर रहेगा। प्रश्न 12 देखें, गणन अभिकर्ता की नियुक्ति किस प्रारूप में की जाती है। तो गणन अभिकर्ता की नियुक्ति अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा प्रारूप 11 में की जाती है। प्रश्न 13 देखें, मतदान हेतु समय कब से कब तक निर्धारित किया गया है। तो मतदान हेतु प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया। प्रश्न 14 देखें, तो मतदान प्रारंभ होने के कितने समय पूर्व मतपेटी मतदान हेतु तैयार की जाना है। मतदान प्रारंभ होने से 20 मिनट पूर्व मतदान केंद्र पर उपस्थित अभिकर्ताओं को मतपेटी का अवलोकन करवाकर एड्रेस टैग मतपेटी के अंदर डालकर एवं बाहर लगाकर पीठासीन अधिकारी एवं उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के पेपर सील पर हस्ताक्षर करवाकर मतपेटी मतदान हेतु तैयार कर ली जाएगी। प्रश्न 15 देखिए, तो मतदान केंद्र में प्रवेश के लिए कौन व्यक्ति अधिकृत है। मतदान केंद्र में निम्न व्यक्ति प्रवेश हेतु अधिकृत होंगे, मतदाता, मतदान अधिकारी, प्रेक्षक। नंबर 2 में अभ्यर्थीगण
उनके निर्वाचक अभिकर्ता और मतदान अभिकर्ता। नंबर 3 में आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति लोक सेवक जो ड्यूटी पर हो। 4 में दृष्टिहीन और शिथिलांग मतदाता के साथ कोई साथी व्यक्ति। नंबर 5 में यदि निर्वाचक के साथ गोद में शिशु हो। नंबर 6 में समय समय पर निर्वाचक की पहचान अन्य सहायता के लिए अधिकृत व्यक्ति। प्रश्न नंबर 16 देखें तो पीठासीन अधिकारी द्वारा मतपत्रों पर हस्ताक्षर कहाँ किए जाना है। तो पीठासीन अधिकारी द्वारा मतपत्रों के पीछे सुविधक सील के नीचे अपने हस्ताक्षर किए जाना है। प्रश्न 17 देखिए, पीठासीन अधिकारी के दायित्व क्या है। तो उत्तर में देखेंगे पीठासीन अधिकारी पूर्ण रूप से मतदान केंद्र का प्रभारी है। पीठासीन अधिकारी की निर्देशिका अनुसार मतदान एवं गणना की संपूर्ण प्रक्रिया को विधिवत पूर्ण करना एवं नवीन संशोधनों एवं निर्देशों का पालन कर चुनाव संपन्न करवाना है। प्रश्न 18 देखें, मतदान अधिकारी नंबर 1 के क्या दायित्व है। उत्तर में देखें मतदान अधिकारी नंबर 1 मतदाता सूची एवं अमिट स्याही का प्रभारी होगा। मतदाता की पहचान फोटोयुक्त मतदाता पर्ची सहित घोषित 23 वैकल्पिक दस्तावेजों से करना तथा मतदाता की सही पहचान हो जाने पर मतदान अधिकारी नंबर 1 मतदाता का निर्वाचक क्रम संख्या को जोर से इस प्रकार उच्चारित करेगा जिससे कि एजेंट और मतदान अधिकारी 2 एवं 3 सुन सके। चिन्हित प्रति में संबंधित मतदाता पुरुष होने पर प्रविष्ट को लाल पेन से तिर्यक रेखा इस प्रकार खींचेगा कि मतदाता का फोटो ना कटे। इसी प्रकार महिला मतदाता की स्थिति में निर्वाचक की क्रम संख्या पर गोला लगाकर तिर्यक रेखा खींचेगा तथा अन्य मतदाता के लिए निर्वाचक के क्रम संख्या पर सही निशान लगाकर तिर्यक रेखा खींचेगा तथा मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर आड़ी रेखा से नाखून के अंत तक अमिट स्याही लगाएगा। ये थे मतदान अधिकारी नंबर 1 के कार्य। अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 19। तो मतदान अधिकारी नंबर 2 के क्या दायित्व है। तो मतदान अधिकारी नंबर 2 पंच एवं सरपंच के मतपत्रों का प्रभारी अधिकारी होगा। यह मतपत्र के प्रतिपन्न पर आवश्यक प्रविष्टि कर मतदाता के हस्ताक्षर अंगूठा प्राप्त कर पंच एवं सरपंच पद के मतपत्र के साथ साथ एरो क्रॉस रबड़ की सील, घूमते तीरों वाली सील मतांकन हेतु मतदाता को देना एवं मतांकन के पश्चात सील वापस लेना। यह कार्य मतदान अधिकारी नंबर 2 का होगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न क्रमांक 20। मतदान अधिकारी नंबर 3 के क्या दायित्व है। तो मतदान अधिकारी नंबर 3 जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के मतपत्रों का प्रभारी अधिकारी होगा। यह भी मतदान अधिकारी नंबर 2 की तरह प्रक्रिया कर मतदाता को जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के मतपत्र मतांकन हेतु जारी करेगा। प्रश्न 21 है, मतदान अधिकारी नंबर 4 का क्या दायित्व है। तो मतदान अधिकारी नंबर 4 मतपेटी का प्रभारी अधिकारी होगा। यह अपनी निगरानी में मतदाता से पंच, सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के मतपत्रों को मतपेटी में डलवाएगा। तो इस प्रकार 1, 2, 3 और 4 मतदान अधिकारी के कार्य को हमने देखा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 देखेंगे, चैलेंज वोट। तो अभ्यक्षेपित मत से क्या आशय है एवं इसकी क्या प्रक्रिया होगी। तो इसमें देखेंगे हम कि कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन मतदान अभिकर्ता मतदाताओं की पहचान को चुनौती दे सकता है। अभ्यक्षेपकर्ता को 5 रुपये की राशि जमा करनी होगी। राशि जमा न करने पर अभ्यक्षेप ग्रहण नहीं किया जाएगा। रकम दिए जाने के पश्चात अभ्यक्षेपकर्ता को उसकी रसीद दी जाएगी। अभ्यक्षेप किए गए व्यक्ति को शक्ति के बारे में बताया जाएगा और प्रारूप 12 में चुनौती दिए गए मतों की सूची में उसका नाम एवं पता लिखेंगे व उसे हस्ताक्षर करने या अंगूठे का निशान लगाने के लिए कहेंगे। यदि वह ऐसा करने से इनकार कर दे तो उसे मत देने की अनुज्ञा नहीं
देंगे। यदि अभ्याक्षेपकर्ता चुनौती सिद्ध करने में असफल हो जाता है तो अध्याक्षेप अस्वीकार हो जाएगा और अध्याक्षेपित व्यक्ति मतदान करेगा तथा फीस सरकार के पक्ष में जब्त होगी। इस प्रकार की कार्रवाई जो है इसमें होगी। प्रारूप 12 तथा रसीद में जब्त शब्द लिखा जाएगा। यदि अभ्याक्षेपकर्ता अपनी चुनौती सिद्ध करने में सफल हो जाता है तो पुलिस थाने को एक शिकायत लिखकर उस व्यक्ति को ड्यूटी पर तैनात पुलिस को सौंप देंगे तथा फीस अभ्याक्षेपकर्ता को लौटा दी जाएगी एवं प्रारूप 12 में प्रविष्ट कर रसीद बुक के कार्यालयीन प्राप्ति पर उसकी प्राप्ति रसीद ली जाएगी। प्रश्न 23 में देखेंगे टेंडर वोट, जिसको निविदा मत भी कहा जाता है, इससे क्या आशा है एवं इसकी क्या प्रक्रिया होगी। तो निविदा मत, यदि कोई व्यक्ति मत देने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे पर उसका मत अन्य कोई व्यक्ति पहले ही दे चुका हो तो उस मतदाता की पहचान के बारे में सुनिश्चित हो जाने पर उसे मतदान हेतु निविदा मत पत्र दिया जाएगा और यह मत पत्रों की अंतिम गड्डी में से आखिरी का मत पत्र होगा, जिसके पीछे पीठासीन अधिकारी निविदा मत पत्र लिखकर सुविधक सील लगाकर के अपने हस्ताक्षर कर मतदाताओं को जारी करेगा। इस प्रकार के मतदाता की प्रविष्टि हेतु प्रारूप 14 में सूची तैयार की जाएगी एवं मतदाता के हस्ताक्षर अंगूठा निशानी प्राप्त कर जारी मतपत्र पदवार पृथक पृथक लिफाफा क्रमांक 1 में रखे जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 24 को देखेंगे तो इसमें क्या है, अंधे एवं शिथिलांग मतदाता हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो इसके विषय में देखें, यदि कोई अंधे और शिथिलांग मतदाता मतदान करना चाहता है तो उसे एक साथी की अनुमति निम्न शर्तों पर दी जाएगी। नंबर 1, साथी 18 वर्ष से कम आयु का न हो। नंबर 2, वह व्यक्ति उस मतदाता के मतदान को गुप्त रखेगा। यह घोषणा भीत प्रारूप 13 का में ली जाएगी। नंबर 3, उसने उस दिन किसी अन्य मतदान केंद्र पर किसी अन्य मतदाता के साथी के रूप में कार्य न किया हो। प्रारूप 13 खा में ऐसे समस्त मामलों का एक रिकॉर्ड भी रखेंगे। ऐसे मामले में मतपत्र के प्रतिपर्ण पर अंधे और शिथिलांग मतदाता का या कुष्ठ रोग से पीड़ित मतदाता का हस्ताक्षर अंगूठे का निशान लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे कि यदि मतदाता असावधानी से अपना मतपत्र खराब कर दे और उसे लौटाना चाहे तो क्या प्रक्रिया की जानी चाहिए। तो इसमें देखेंगे, यदि मतदाता असावधानी से अपना मतपत्र खराब कर दे और उसे लौटाना चाहे तो उसके संबंध में अपना समाधान कर लेने के पश्चात उसे दूसरा मतपत्र दे सकते हैं और लौटाए गए मतपत्र पर खराब रद्द किया गया शब्द अंकित करें और उसे अलग लिफाफे में रखें। क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि कोई मतदाता मत का उपयोग न करे और उसे लौटाना चाहे तो क्या प्रक्रिया की जानी चाहिए। मतपत्र प्राप्त करने के बाद यदि कोई मतदाता उसका उपयोग नहीं करना चाहते और उसे आपको लौटाना चाहता है तो आप उसे भी ले लें। इस प्रकार लौटाए गए मतपत्र पर लौटाया गया रद्द किया गया शब्द अंकित करते हुए उसे भी अलग लिफाफे में रख दें। क्वेश्चन नंबर 27 है, मतदाता को जारी मतपत्र उसके द्वारा मतपेटी में न डालकर मतदान केंद्र या उसके निकट किसी भी स्थान पर पाया जाए तो क्या प्रक्रिया की जानी चाहिए। यदि इस प्रकार कोई मतपत्र प्राप्त होता है तो उसे भी लौटाया गया रद्द किया गया समझा जाए और उसके संबंध में भी उपरोक्त अनुसार कार्रवाई की जाए। क्वेश्चन नंबर 28 है, मतदान समाप्ति के 5 मिनट पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा क्या किया जाता है। तो मतदान समाप्ति के 5 मिनट पूर्व मतदान समाप्ति की घोषणा की जाए और पूर्व से खड़े मतदाताओं को कतार में खड़ा करके समस्त मतदाताओं को पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पर्ची दी जावे। जिन्हें पर्ची दी गई है उन्हें मतदान समय समाप्ति पश्चात भी
अंतिम व्यक्ति तक मतदान करने का अधिकार होगा। इसमें जो है अंतिम छोर पर जो खड़े व्यक्ति होते हैं वहाँ से यह टोकन नंबर या पर्ची दी जाना शुरू की जाती है। तो इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक 29, मतदान समाप्ति पर अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता मतदान अभिकर्ता को कौन सा प्रारूप प्रदान कर पावती ली जाती है। तो मतदान समाप्ति पर प्रत्येक पद हेतु पृथक पृथक अभ्यर्थीवार मतपत्र लेखा प्रारूप 15 के भाग 1 में भरकर उपस्थित अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता मतदान अभिकर्ता को प्रदान कर पावती ली जाती है। प्रश्न क्रमांक 30 है, मतगणना के समय मतगणना कक्ष में कौन कौन उपस्थित रह सकता है। तो इसमें देखेंगे हम मतगणना कक्ष में निम्न व्यक्ति प्रवेश के पात्र हैं। नंबर 1, जिन्हें मतगणना करने में रिटर्निंग अधिकारी प्राधिकृत अधिकारी की सहायता करने के लिए नियुक्त किया गया है। नंबर 2, अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन गणना अभिकर्ता। नंबर 3 में आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति। नंबर 4, निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यपूर्ण लोक सेवक। ये 4 लोग जो है गणना कक्ष में उपस्थित रह सकते हैं। प्रश्न 31 देखें, मतगणना हेतु आयोग द्वारा निर्धारित क्रम क्या है। तो मतगणना हेतु पदवार सर्वप्रथम पंच पद की गणना, उसके बाद सरपंच पद की गणना, तत्पश्चात जनपद पंचायत सदस्य के पद की गणना एवं अंत में जिला पंचायत सदस्य पद की गणना की जाना निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 32 देखेंगे, तो मतगणना प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न की जाएगी। दोपहर 3 बजे मतदान समाप्ति पश्चात मतगणना प्रक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न की जाएगी। नंबर 1, मतपेटी से मतपत्र निकालने के बाद मतपत्रों को पलट कर रख लें। मतपत्र की गड्डियां बार निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक बार अलग अलग बनाएं। मतपत्रों की बार निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक बार छटनी मतपत्र के पीछे अंकित सुविधक मोहर से आसानी से की जा सकती है। इन मतपत्रों को गिनकर इनकी संख्या की प्रविष्टि पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के मतपत्र लेखा प्रारूप 15 के भाग 2 और गणना परिणाम पत्रक प्रारूप 16, प्रारूप 17, प्रारूप 18, 19 में की जाए। उपयुक्त वर्णित कार्रवाई के पूर्ण होने के पश्चात सर्वप्रथम प्रत्येक वार्ड से पंच के स्थान सीट के लिए मतपत्रों का अभ्यर्थीवार छटनी और समीक्षा जांच की जाए। फिर सरपंच पद, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य की जाए। मतपत्रों की अभ्यर्थीवार समीक्षा के समय संदेहास्पद अर्थात ऐसे मतपत्रों को अलग रख दिया जाए जिन्हें देखकर आसानी से यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि वे वैध है या प्रतिक्षेपित करने लायक है। संदेहास्पद मतपत्रों की समीक्षा प्राधिकृत अधिकारी पीठासीन अधिकारी द्वारा सावधानी से एक एक करके की जाए। समीक्षा में जो मतपत्र किसी अभ्यर्थी के पक्ष में मान्य किए जाएं, उन्हें उस अभ्यर्थी के पक्ष में रखी गड्डी में शामिल किया जाए तथा जो मतपत्र अंतिम रूप से प्रतिक्षेपित खारिज किए गए हैं, उन्हें प्रतिक्षेपित मतपत्रों की एक अलग गड्डी में रखा जाए। प्रतिक्षेपित खारिज किए गए जाने वाले और न किए जाने वाले मतपत्रों के नमूने पीठासीन अधिकारी की मार्गदर्शिका में संदर्भित हैं। प्रतिक्षेपित खारिज किए गए ऐसे प्रत्येक मतपत्रों को जिसे कोई अभ्यर्थी या उसका अभिकर्ता देखना चाहे तो उसे दिखाया जाए, परंतु मतपत्र को हाथ में लेकर देखने की अनुमति न दी जाए। प्रतिक्षेपित प्रत्येक मतपत्र के पीछे आप इस प्रयोजन के लिए दी गई सील लगाएं और उसके यथास्थान मतपत्र खारिज करने के कारण का सूक्ष्म उल्लेख करते हुए अपने हस्ताक्षर करें। समीक्षा उपरांत निर्वाचन लड़ने वाले विभिन्न अभ्यर्थियों को मिले विद्यमान मतों की गणना की जाए। तत्पश्चात प्रतिक्षेपित खारिज मतपत्रों को गिना जाए। गणना परिणाम की प्रविष्टियां पंच के लिए प्रारूप 16, सरपंच के लिए प्रारूप 17 और जनपद पंचायत के लिए प्रारूप 18, जिला पंचायत के लिए प्रारूप 19 में अंकित की जाए।
मतगणना पूर्ण होने पर उस स्थान सीट से निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को मिले विद्यमान मतों की संख्या का सिर्फ अख्यापन ऐलान सर्वसंबंधित की जानकारी के लिए किया जाए। किसी भी स्थान सीट से किसी अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित करने का अधिकार मतगणना पर्यवेक्षक पीठासीन अधिकारी को नहीं है। ऐसी घोषणा खंड या तहसील मुख्यालय पर रिटर्निंग अधिकारी पंचायत द्वारा प्रत्यक्ष से की जाएगी। प्रत्येक अभ्यर्थी को मिले विधिमान मतों की 50-50 की गड्डियाँ बनाएं। अंतिम गड्डी में 50 से कम मतपत्र हो सकते हैं और किसी अभ्यर्थी को 50 से कम विद्यमान मत मिले हों तो उसकी एक मात्र गड्डी भी 50 से कम मतपत्रों की होगी। इन गड्डियों को रबड़ बैंड से बांधे हुए उन पर गणना पर्ची को भरकर लगा दें। प्रत्येक वार्ड निर्वाचन के क्षेत्र के सभी विद्यमान मतों और प्रतिक्षेपित मतों की गड्डी को एक साथ रबड़ बैंड से बांधकर उनका एक बंडल बनाएं। इस बंडल को सीलबंद कर दें। इन बंडलों पर अभ्यर्थी या निर्वाचन गणना अभिकर्ता अपने हस्ताक्षर या सील लगाना चाहे तो उसे ऐसा करने की अनुमति दी जाए। प्रत्येक वार्ड के 5 पदों के सीलबंद बंडलों को एक साथ रखकर 5 पद के लिए गणना किए गए मतपत्रों का पृथक 2-3 पैकेट तैयार किया जाए। प्रत्येक उपस्थित अभ्यर्थी या उसके गणन अभिकर्ता को गणना परिणाम पत्र की सत्य प्रतिलिपि प्रदान कर पावती ली जाए। पावती को लिफाफा क्रमांक 6 में मतों की गणना परिणाम प्रारूप 16, प्रारूप 17, प्रारूप 18, प्रारूप 19 के साथ पृथक रखें। निर्देश अनुसार मतगणना सामग्री प्रथम पैकेट, 2 पैकेट लिफाफे एवं बची हुई अन्य सामग्री वापसी हेतु तैयार करें। प्रश्न 33 है, मतों की पुनर्गणना हेतु क्या प्रक्रिया की जाएगी? तो मतों की पुनर्गणना हेतु निम्न प्रक्रिया की जाएगी। विद्यमान मतों की संख्या का अख्यापन किए जाने पर यदि कोई अभ्यर्थी या उसकी अनुपस्थिति में उसका निर्वाचन अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता चाहे तो मतपत्रों की पुनर्गणना की मांग कर सकता है। पुनर्गणना के लिए आधारों का वर्णन करते हुए लिखित में आवेदन करना होगा। ऐसा करने के लिए अख्यापन के पश्चात कुछ समय दें। प्राप्त आवेदन में उल्लिखित आधारों के बारे में विचार करें। आप आवेदन को पूर्णतः या असंतः मंजूर कर सकते हैं। यदि आवेदन तुच्छ या अभियुक्त कारणों पर आधारित हो तो उसे अमान्य कर सकते हैं, किंतु आपका ऐसा हर विनिश्चित कारणों सहित लिखित में होना चाहिए। यदि आप पुनर्गणना हेतु प्राप्त आवेदन पत्र को पूर्णतः या अंशतः स्वीकार करते हैं तो अपने विनिश्चित अनुसार मतपत्रों की पुनर्गणना करें। पुनर्गणना के पश्चात गणना परिणाम पत्र को आवश्यकतानुसार संशोधित करें। किए गए संशोधन के पश्चात प्रत्येक अभ्यर्थी के प्राप्त विद्यमान मतों की संख्या का पुनः अख्यापन ऐलान करें। पुनर्गणना से आशय प्रत्येक मतपत्र की पुनः समीक्षा, जांच और पुनर्गणना से चाहे वह किसी उम्मीदवार के पक्ष में दिया गया वैध मतपत्र मानकर उसकी गड्डी में रखा गया हो अथवा प्रतिक्षेपित खारिज किया गया हो। उपरोक्त कार्रवाई के पश्चात गणना परिणाम पत्र को पूरा भरकर उस पर अपने हस्ताक्षर करें। इसके बाद पुनर्गणना के लिए कोई आवेदन पत्र ग्राह्य नहीं होगा। प्रश्न 34 है, मतगणना सामग्री कैसे जमा की जाएगी? तो प्रथम पैकेट अंतर्गत निम्न सामग्री फाइल फोल्डर में क्रमानुसार जमा की जाएगी। नंबर 1, मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति पत्र प्रारूप 10, मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति पत्र प्रारूप 11, मतदाता की सूची की चिन्हित एवं अन्य प्रतियां, पीठासीन अधिकारी की बुकलेट पीओ बुकलेट, निविदा मतों की सूची प्रारूप 14 एवं निविदा मतपत्र पदवार पृथक लिफाफा क्रमांक 1। नोट इसमें दी गई है टिप, यदि निविदा मतपत्रों की संख्या निरंक है तो निरंक सूची लिफाफे में रखने की आवश्यकता नहीं है। उक्त सूची पीठासीन अधिकारी की बुकलेट में ही संलग्न रहने दी जाए।
उक्त सूची एवं लिफाफे फ्लैप कवर में रखे जाएं। विभिन्न लिफाफे जो है हम यहाँ देखेंगे तो मतगणना के लिए प्राधिकारी की डायरी लिफाफा क्रमांक 4 सीलबंद, मतपत्रों का लेखा एवं प्रारंभिक गणना परिणाम प्रारूप 15 पदवार पृथक पृथक काउंटर जांच के बाद सीलबंद लिफाफा क्रमांक 5, मतों का गणना परिणाम प्रारूप 16 पंच और प्रारूप 17 सरपंच, प्रारूप 18 जनपद सदस्य, प्रारूप 19 जिला पंचायत सदस्य, पृथक पृथक 4 लिफाफे में काउंटर पर जांच के बाद सीलबंद होंगे लिफाफा क्रमांक 6। ये सारी चीज़ें जो है लिफाफा क्रमांक 6 में रहेंगी, लेकिन सबकी सीलबंद जो है काउंटर में ही जांच होने के बाद होगी। इसके बाद देखेंगे रद्द किए गए मतपत्र पदवार पृथक पृथक सीलबंद लिफाफा क्रमांक 7, उपयोग में लाए मतपत्रों के प्रतिपूर्ण का लिफाफा पदवार पृथक पृथक सीलबंद लिफाफा क्रमांक 8, मतदाता को जारी नहीं किए गए मतपत्र पदवार पृथक पृथक सीलबंद लिफाफा क्रमांक 9, मतदान मतगणना से संबंधित विविध कागजात पदवार पृथक पृथक लिफाफा क्रमांक 10। ये रहेगा लिफाफा 1, इसमें जानकारी। अब दोती पैकेट जो है, दोती पैकेट गणना किए गए मतपत्रों के बंडल में देखेंगे हम, तो इसमें पंच पद, सरपंच पद, जनपद पंचायत सदस्य पद, जिला पंचायत सदस्य पद के लिए पदवार पृथक पृथक लिफाफे में सीलबंद ये पैकेट दोती पैकेट में ये जानकारी रहेगी। प्रश्न क्रमांक 35 में देखें अन्य महत्वपूर्ण सामग्री कैसे जमा की जाएगी। तो अन्य महत्वपूर्ण सामग्री के विषय में देखें तो अन्य महत्वपूर्ण सामग्री निम्न प्रकार से जमा करें। तो नंबर 1, पीठासीन अधिकारी की मार्गदर्शिका, अभ्यक्षेप राशि यदि हो तो लिफाफे में, अमिट स्याही, बैगनी रंग का स्टाम्प पैड, सुविधक मोहर, एरोक्रॉस रबड़ मोहर, पीठासीन अधिकारी की धातु की मोहर, खाली मत पेटी, बची हुई अन्य सामग्री, कपड़े की थैली, पीठासीन अधिकारी की लीफलेट। तो इस प्रकार यह निर्वाचन से संबंधित जानकारी थी। साथियों, इसी प्रकार की और अन्य जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।